सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा 2020 विषय राजनीति विज्ञान के तीर्थ उत्तरी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तीर्थ उत्तरी प्रश्न क्रमांक 32। टिप्पणियां लिखिए। पहला, ताशकंद समझौता। उत्तर, ताशकंद समझौता भारत एवं पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध को रुकवाने में सोवियत संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके प्रयासों से भारत एवं पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ, जिसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। पहला, दोनों पक्षों का यह प्रयास रहेगा कि संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अनुसार दोनों देशों में मधुर संबंध बने। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि दोनों की सेनाएं 5 फरवरी 1966 से पहले उस स्थान पर पहुंच जाए जहां वे 5 अगस्त 1965 से पहले थी। तीसरा, दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथा, दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार नहीं करेंगे। पांचवा, दोनों देशों के उच्चायुक्त एक दूसरे के देश में वापिस आए। दूसरा, शिमला समझौता। 3 जुलाई 1972 को शिमला में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच एक समझौता हुआ, जो शिमला समझौते के नाम से प्रसिद्ध है। इस समझौते की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। पहला, दोनों राष्ट्र अपने पारस्परिक झगड़ों को द्विपक्षीय बातचीत और मान्य शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए दृढ़ संकल्प है। दूसरा, दोनों राष्ट्र एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता और सार्वभौम समानता का सम्मान करेंगे। तीसरा, दोनों राष्ट्र एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल प्रयोग या धमकी का प्रयोग नहीं करेंगे। चौथा, दोनों देशों द्वारा परस्पर विरोधी प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। पांचवा, समझौते में यह भी तय पाया गया कि दोनों देश परस्पर सामान्य संबंध स्थापित करने के लिए प्रयास करेंगे। संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, जल, थल, हवाई यात्रा को पुनः चालू करने के लिए वार्ताएं की जाएगी। आर्थिक तथा व्यापारिक सहयोग के संबंध में भी शीघ्र वार्ता की जाएगी। छठवां, स्थायी शांति हेतु भी अनेक प्रयत्न किए जाने का इस समझौते में उल्लेख था। इसके लिए दोनों देशों को अपनी सेनाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वापस बुलाना था। प्रश्न क्रमांक 32 का अथवा प्रश्न, भारत सदैव निःशस्त्रीकरण का समर्थक रहने के बावजूद परमाणु हथियार बनाने के पक्ष में कौन कौन से तर्क देता रहा है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारत द्वारा परमाणु हथियार बनाने के पक्ष में इस प्रकार तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना। भारत परमाणु हथियार बनाकर आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना चाहता है। विश्व में जिन देशों के पास भी परमाणु हथियार है, वे सभी आत्मनिर्भर राष्ट्र माने जाते हैं। दूसरा, न्यूनतम अवरोध की स्थिति प्राप्त करना। भारत परमाणु हथियार बनाकर दूसरे देशों के आक्रमण से बचने के लिए न्यूनतम अवरोध स्थिति प्राप्त करना चाहता है। भारत ने सदैव कहा है कि भारत कभी भी पहले परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। भारत के पास परमाणु हथियार होने से कोई भी देश भारत पर हमला करने से पहले सोचेगा। तीसरा, शक्तिशाली राष्ट्र बनना। भारत परमाणु हथियार बनाकर विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र बनना चाहता है। इसके साथ ही परमाणु हथियारों की धारणा से केंद्रीय शक्ति मजबूत होगी और हमारा राष्ट्र जो शक्तिशाली होगा, क्योंकि जब भी कभी भारत में केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई है, भारत को नुकसान उठाना पड़ा। चौथा, प्रतिष्ठा प्राप्त करना। भारत परमाणु हथियार बनाकर विश्व में प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि विश्व के सभी परमाणु संपन्न देशों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। पांचवा, भारत द्वारा लड़े गए युद्ध। भारत ने समय समय पर 1962, 1965, 1971 एवं 1999 में युद्धों का सामना किया। युद्ध में होने वाली अधिक हानियों से बचने के लिए भारत परमाणु हथियार प्राप्त करना चाहता है। छठवां, 2 पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार होना। भारत के 2 पड़ोसी देशों चीन एवं पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है और इन दोनों देशों के साथ भारत युद्ध भी लड़ चुका है। अतः भारत को अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार बनाने का अधिकार है। प्रश्न क्रमांक 35, विश्व शांति के लिए भारत का महत्वपूर्ण योगदान हमेशा रहा। पूर्ण योगदान के तरीकों को समझाइए। उत्तर,
भारत ने विश्व शांति में इस प्रकार योगदान दिया है। पहला, युद्धों के विरोध के द्वारा। दूसरा, सैनिक अनुबंधों एवं सैनिक गुटों के विरोध के द्वारा। तीसरा, निशस्त्रीकरण का समर्थन करके। चौथा, शीत युद्ध का विरोध करके। पांचवा, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विरोध करके। छठवां, संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके अवयवों के कार्यों में सक्रिय योगदान देकर। सातवां, अपनी असंलग्नता की नीति के द्वारा। आठवां, राष्ट्रमंडल की सदस्यता और उसके कार्यों में सक्रिय रूप से योगदान देकर। नौवां, आफ्रो एशियाई राष्ट्रों के सम्मेलनों में सक्रिय रूप से योगदान देकर। 10वां, पराधीन राष्ट्रों के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से योगदान देकर। 11वां, प्रजातिवाद का विरोध करके। संक्षेप में, भारत प्राचीन काल से ही शांति का पुजारी रहा है। उसने हमेशा ही हस्तक्षेप, तनाव, टकराव और युद्ध से अपने को बचाए रखा है तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, शांति, सहयोग एवं बंधुत्व की भावना बढ़ाने में सक्रिय योगदान दिया। प्रश्न क्रमांक 32 अथवा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की मांग व आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में विश्व शांति व सुधार के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में व्यापक परिवर्तन हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक लोकतांत्रिक और प्रभावी बनाने के लिए मांग उठाई जाती रही है। इस संबंध में सुरक्षा परिषद तथा महासभा में सुधार की विशेष आवश्यकता है। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार है। पहला, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व स्तर पर यूरोपीय शक्तियों तथा अमेरिका को ही विश्व आर्थिक व राजनीतिक मंच पर प्रमुखता प्राप्त है। लेकिन वैश्वीकरण के वर्तमान युग में एशिया के कई देश भी तेजी से आर्थिक विकास कर विश्व राजनीतिक व्यवस्था में प्रभावपूर्ण स्थान प्राप्त कर रहे हैं। इन देशों में भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया आदि प्रमुख देश हैं। इसके अतिरिक्त विश्व के अन्य देश जैसे ब्राजील व दक्षिण अफ्रीका भी क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में उभरे हैं। विश्व आर्थिक शक्ति का केंद्र अब यूरोप से खिसककर एशिया की तरफ जा रहा है। अतः वर्तमान परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की आवश्यकता है ताकि इस संस्था को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। दूसरा, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का पूरा उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद पर है। विश्व में उभर रही नई चुनौतियों का सामना करने के लिए भी सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग चल रही है। जिन कारणों से सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग की जा रही है उनमें प्रमुख है। पहला, सदस्य संख्या। सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करने वाले राष्ट्रों जिनमें भारत भी शामिल है, इनका कहना है कि जिस अनुपात में संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य राष्ट्रों की संख्या बढ़ी है, उसी अनुपात में सुरक्षा परिषद में सदस्य राष्ट्रों की संख्या नहीं बढ़ी है। अतः सुरक्षा परिषद को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या, विशेषकर स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। दूसरा, असमान प्रभुसत्ता। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 15 है, जिनमें 5 स्थायी सदस्य हैं जिन्हें वीटो प्राप्त है, जबकि 10 अस्थायी सदस्य हैं। इससे पता चलता है कि सुरक्षा परिषद में समानता के अधिकार को मान्यता न देकर असमान प्रभुसत्ता का अस्तित्व विद्यमान है। कई सदस्य राष्ट्र इस भेदभाव को समाप्त करना चाहते हैं। तीसरा, महाशक्तियों के प्रभुत्व को कम करना। सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य जो स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चीन, इनको वीटो शक्ति प्राप्त है, जिससे वे अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। अतः उनके प्रभुत्व को कम करने के लिए भी सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग की जा रही है। चौथा, सुरक्षा परिषद को अधिक जवाबदेह बनाया जाए। यदि सुरक्षा परिषद को विश्व के लोगों का विश्वास जीतना है तो इसे महासभा के प्रति और अधिक जवाबदेह बनाना चाहिए। पांचवा, सामाजिक और आर्थिक का। कई विचारक कहते हैं कि सुरक्षा परिषद को केवल राजनीतिक कार्य ही दिए जाते हैं, जिससे इसके सदस्यों में सदैव मतभेद उत्पन्न होते रहते हैं। अतः इनमें सहयोग की भावना उत्पन्न करने के लिए सुरक्षा परिषद को कुछ सामाजिक और आर्थिक कार्य भी दिए जाने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की इन बढ़ती हुई मांगों के मद्देनजर 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने जांच शुरू करवाई
उनकी सुधार कैसे कराया जाए। मिसाल के तौर पर क्या सुरक्षा परिषद में नए सदस्य चुनना चाहिए। इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए मानदंड सुझाए गए। इन सुझावों में एक नए सदस्य राष्ट्रों में ये बातें होनी चाहिए। पहला, बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए। दूसरा, बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज़्यादा हो। चौथा, आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो। पांचवा, ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो। छठवां, यह देश ऐसा हो जो अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता का नुमाइंदगी करता हो। तीसरा, विश्व शांति व सुरक्षा के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे अधिक शक्तियां सुरक्षा परिषद को दी गई थी। यहाँ पर केवल कतिपय देशों का ही वर्चस्व है। इसके विपरीत महासभा में सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन विश्व शांति के मामले में महासभा की भूमिका सीमित है। विश्व सुरक्षा के लोकतांत्रिक प्रबंधन के लिए शांति एवं सुरक्षा के मामलों में महासभा की भूमिका को बढ़ाया जाए। चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व शांति व सुरक्षा के लिए कई बार सैनिक कार्रवाई करता है, लेकिन उसकी अपनी कोई स्थायी सेना नहीं है। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय व्यवस्था सदस्यों के योगदान पर निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र को प्रभावी बनाने के लिए इन पहलुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 34, क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्रवाद के कारण लिखिए। उत्तर, क्षेत्रवाद या क्षेत्रीयता वह भावना है जिसके द्वारा राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करके क्षेत्रीय हितों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। क्षेत्रवाद की भावना से उद्भूत व्यक्ति पहले स्वयं को क्षेत्रीय और बाद में राष्ट्रीय समझते हैं। इस प्रकार की क्षेत्रवाद की एक संकीर्ण विचारधारा जो व्यक्तियों में संपूर्ण राष्ट्र के प्रति निष्ठा के स्थान पर उस क्षेत्र विशेष के प्रति ही निष्ठा उत्पन्न करती है जिसमें वे रहते हैं। अतः क्षेत्रवाद या क्षेत्रीयता एक विघटनकारी एवं पृथकतावादी भावना है जो राष्ट्रीय विकास के मार्ग को अवरुद्ध करती है और राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए घातक सिद्ध होती है। इस भावना को प्रादेशिकता या प्रांतवाद के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रवाद के कारण, पहला, भौगोलिक कारण। क्षेत्रवाद की समस्या का सबसे प्रमुख कारण भौगोलिक परिस्थितियां हैं। जब किसी भी देश के व्यक्ति अलग अलग क्षेत्रों में निवास करते हैं तो उनके आवास, भोजन, पहनावा, संस्कार, आचार विचार आदि में भिन्नताएं आ जाती है। ये भिन्नताएं व्यक्तियों में मानसिक भिन्नताओं को विकसित करती है। मानसिक भिन्नताओं के कारण एक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को अविश्वास और घृणा की दृष्टि से देखते हैं। इनके कारण भी क्षेत्रवाद की भावना का विकास होता है। दूसरा, सांस्कृतिक विभिन्नता। भारत के राज्यों में सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण क्षेत्रवाद को प्रोत्साहन मिलता है। इसी आधार पर वर्षों पूर्व मद्रास में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने भारतीय संघ से पृथक होने की बात कही थी। असम में असम गण परिषद भी असमी संस्कृति की रक्षा का नारा बुलंद करती रही है। तीसरा, मनोवैज्ञानिक कारण। मानसिक परिस्थितियां भी क्षेत्रवाद की भावना के विकास में महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति में अपने क्षेत्र के प्रति कुछ अधिक लगाव होता है। यह स्वाभाविक है कि उनमें कोई बुराई भी नहीं है, किंतु जब व्यक्ति दूसरे क्षेत्र के प्रति द्वेष की भावना को विकसित कर लेते हैं तो इसमें बुराई प्रारंभ हो जाती है। अनेक अवसरों में क्षेत्रवाद की भावना इतनी उग्र हो जाती है कि राष्ट्र और राष्ट्रीय हितों तक की उपेक्षा हो जाती है। इसके साथ ही विद्वेष मानव की मूल प्रवृत्ति है। वह ईर्ष्यालु होता है, उसमें भय, घृणा और क्रोध की प्रवृत्तियां पाई जाती है। इन प्रवृत्तियों के कारण भी क्षेत्रवाद की भावना का विकास होता है। चौथा, भाषागत विभिन्नता। भाषाई आधार पर भी भारत एक विविधताओं से भरा देश है। उत्तर एवं दक्षिण भारत की भाषाएं एक दूसरे से अलग है। देश में दिन प्रतिदिन भाषा को एक राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किए जाने की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हुई है। इस प्रवृत्ति के कारण राज्यों में हिंसक वारदातें हुई है। पांचवा, ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण और परिस्थितियां भी क्षेत्रवाद की भावना को विकसित करने में महत्वपूर्ण कार्य करती है। भारत में आर्यों के समय से ही उत्तर और दक्षिण का भेद पाया जाता रहा है। प्रजाति कारण भी इस भेद को बढ़ाने में उत्तरदायी रहे हैं। उत्तर भारत के अनेक राजाओं ने दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके अतिरिक्त किसी दक्षिण भारत के राजा ने अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया। इस प्रकार का इतिहास विजयी और विजित का इतिहास रहा है।
इन ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भी भारत में क्षेत्रवाद की भावना का विकास हुआ है। छठवां, राजनीतिक कारण। क्षेत्रवाद स्वतंत्रता के बाद की समस्या है। क्षेत्रवाद वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों की देन है। भारत में अनेक राजनीतिक दल है। इन राजनीतिक दलों के अलग अलग स्वार्थ है। इन्हीं राजनीतिक स्वार्थों से प्रेरित होकर ये दल जनता में क्षेत्रीयता की भावना को जागृत करके उनके मत प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भारत में क्षेत्रवाद की भावना को प्रोत्साहित करने वाली राजनीतिक परिस्थितियां इस प्रकार है। पहला, राजनीतिक आचार संहिता का अभाव। दूसरा, क्षेत्रीयता की भावना। तीसरा, क्षेत्रीय नेतृत्व और उनके मन में अपने क्षेत्र के प्रति विशिष्ट लगाव। चौथा, केंद्रीय नेतृत्व और उसमें क्षेत्रीय पक्षपात। सातवां, सामाजिक दशाएं। सामाजिक दशाओं में भिन्नता के कारण भी क्षेत्रवाद की भावना का विकास होता है। संस्कृति और रहन सहन में भिन्नताओं के कारण भी क्षेत्रवाद की भावना का विकास होता है। प्रथाओं, संस्कारों, परिवार और विवाह के प्रतिमानों में भिन्नता के कारण भी क्षेत्रवाद की भावना का जन्म और विकास होता है। आठवां, जाति प्रथा। जाति के आधार पर क्षेत्रीयता की प्रवृत्ति बढ़ी है। जिन क्षेत्रों में किसी एक जाति की प्रधानता है वहाँ क्षेत्रवाद की उग्र प्रवृत्ति दिखाई देती है। हरियाणा और महाराष्ट्र में क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति के विकास में जाति एक भयावह तत्व सिद्ध हुई है। नौवां, आर्थिक दशाएं। आर्थिक दशाओं के कारण भी क्षेत्रवाद की भावना का विकास होता है। भारत में अर्थव्यवस्था के दो केंद्र, ग्रामीण और नगरीय के कारण भी क्षेत्रीयता की भावना पनपती है। आर्थिक दशाओं में रोजगार का भी महत्वपूर्ण स्थान है। गरीब और अमीर, कृषि और तथा उद्योग, रोजगार और बेरोजगारी ऐसी आर्थिक दशाएं हैं जो क्षेत्रवाद की भावना के विकास में महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्रमांक 34 अथवा प्रश्न, आज के लोकतंत्र को क्षेत्रवाद तथा अलगाववाद किस प्रकार से प्रभावित करता है? विस्तार में समझाइए। उत्तर, पहला, देश की एकता व अखंडता को खतरा। क्षेत्रवाद की भावना अपने प्रबल रूप में अलगाववाद में परिवर्तित हो रही है और क्षेत्रवाद की भावना से प्रेरित लोग राष्ट्रीय एकता व अखंडता की उपेक्षा करके पृथक राज्य की मांग करने लगते हैं। पंजाब का खालिस्तान आंदोलन क्षेत्रीय संकीर्णता की घातक प्रवृत्ति का एक ज्वलंत उदाहरण है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रवाद पृथक राज्यों की मांग की जड़ है। क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति के कारण ही सन 1986 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। आंध्र प्रदेश का पृथक तेलंगाना आंदोलन, महाराष्ट्र का पृथक विदर्भ आंदोलन, असम के उल्फा उग्रवादियों का स्वाधीन एवं प्रभुसत्ता प्राप्त आंदोलन, पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग का पृथक गोरखालैंड आंदोलन, पृथक बोडो राज्य आंदोलन, झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा चलाया गया पृथक झारखंड राज्य की स्थापना का आंदोलन, ये सब क्षेत्रवाद के ही दुष्परिणाम है। दूसरा, अंतरजातीय विवाद। क्षेत्रवाद की भावना के कारण राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु भारत के विभिन्न राज्यों के मध्य भाषाई आधार पर राज्यों के अंतःकरण एवं नदियों के जल बंटवारे आदि से संबंधित विवाद चल रहा है। कर्नाटक व महाराष्ट्र, मेघालय व असम, पंजाब व हरियाणा के मध्य विवाद का कारण क्षेत्रवाद ही है। कर्नाटक व तमिलनाडु के मध्य वर्तमान में कावेरी जल विवाद क्षेत्रवाद का एक ज्वलंत उदाहरण है। इस विवाद में एक केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी भी सम्मिलित हुआ जो तमिलनाडु के साथ है। कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों के क्षेत्रीय आर्थिक हित कावेरी के जल से जुड़े हैं। यही कारण है कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इसे अपनी व्यक्तिगत राजनीति की कसौटी बनाए हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों राज्यों की सरकारों में टकराव की स्थिति बनी हुई है। तीसरा, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की स्वार्थ सिद्धि। क्षेत्रवाद की भावना के आधार पर राजनीतिक सामाजिक वातावरण में क्षेत्रीय राजनीतिक दल उभरने लगते हैं जो क्षेत्रीय हित के नाम पर समाज को आंदोलन करने के लिए उत्साह कर अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हैं। पंजाब का अकाली दल, तमिलनाडु का डीएमके और असम का असम गण परिषद क्षेत्रवाद पर ही आधारित राजनीतिक दल है। उन दलों की अवांछनीय गतिविधियों ने राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों की स्थिति को दुर्बल बना दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न होगा। चौथा, केंद्र व राज्यों के मध्य तनाव। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की राज्य सरकारें राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की मांग करती रही है, जबकि केंद्र सरकार ऐसा करने में संकोच करती है। इससे केंद्र और राज्यों के मध्य में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए अहितकारी सिद्ध होती है। पांचवा, भाषा समस्या की जटिलता।
क्षेत्रवाद की समस्या भाषावाद की समस्या को और अधिक जटिल बना देती है। क्षेत्रीय वफादारी भाषा के प्रति विशेष लगाव उत्पन्न करती है। यह लगाव क्षेत्रीय भाषा को राष्ट्रीय भाषा से अधिक महत्व प्रदान करने में सहायक होता है। इसके दो परिणाम होते हैं। पहला, क्षेत्रीय नागरिकों में भाषाई सहिष्णुता के गुणों का लोप होता जाता है तथा सदस्यों में भाषागत कटुता और दुराग्रह की भावना का विकास होता है। ये दोनों तत्व राष्ट्रीय एकता की स्थापना में बाधा उत्पन्न करते हैं। छठवां, क्षेत्रीय तनाव। क्षेत्रवाद की भावना विभिन्न क्षेत्र के निवासियों में तनाव तथा संघर्ष की स्थिति को जन्म देती है। प्रत्येक क्षेत्र अपने स्वार्थों और हितों की रक्षा तो करता ही है, इसके साथ ही दूसरे क्षेत्र में स्वार्थों और हितों की उपेक्षा की दृष्टि से भी देखता है। यह उपेक्षात्मक दृष्टिकोण क्षेत्रीय संघर्ष को जन्म देता है, जिससे राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए राजधानी की स्थापना, विश्वविद्यालय खोलना तथा उद्योगों की स्थापना आदि को लेकर समय समय पर क्षेत्रीय भावनाओं का विकास होता रहा है। सातवां, भूमिपुत्र के सिद्धांत। भूमिपुत्र क्षेत्रवाद की एक प्रवृत्ति है। इस भावना का अभिप्राय किसी राज्य अथवा क्षेत्र के निवासियों द्वारा उस राज्य में बसने तथा रोजगार प्राप्त करने के संबंध में मांग करना है। यह मांग उस क्षेत्र अथवा राज्य की मूल आवश्यकताओं से जुड़ी रहती है। यह धारणा क्षेत्रीयता की भावना को बढ़ावा देने वाली एवं राष्ट्रीय एकता पर चोट करने वाली है। इस प्रकार अलगाववाद राष्ट्रीय एकता के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। इससे जहां एक ओर अनेक समस्याओं का जन्म होता है, वहीं पर दूसरी ओर राष्ट्रीय विकास में बाधा भी उत्पन्न हो जाती है। क्षेत्रवाद मनोवैज्ञानिक भावनाओं को भी विकसित करता है। मनोवैज्ञानिक भावनाओं के विकास के कारण व्यक्ति पूर्वाग्रह दृष्टिकोण को विकसित कर लेते हैं। यह प्रवृत्ति राष्ट्रीय एकता और विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।